मैं एक हॉरर गेम में आ गई। मेरी नजर बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चलते चलते मैं सीधे एक डरावने बॉस से टकरा गई। बाकी सभी खिलाड़ी डर के मारे जम गए, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसके 6 पैक एब्स पकड़ लिए और सोचा, वाह क्या बॉडी है, बस थोड़ा सा छोटा है। ये सुनते ही बॉस गुस्से में हुंस पड़ा। उसने अपना कटा हुआ सिर उठाकर फिर से गर्दन पर लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, अब दोबारा देखकर बताओ। फिर एक ठंडी आवाज गूंजी, हैप्पी होम डंजन में आपका स्वागत है। अगर यहाँ 7 दिन तक जिंदा रहे तो ये डंजन क्लियर हो जाएगा। 30 खिलाड़ियों ने शुरुआत की थी और अभी भी 30 के 30 जिंदा थे। मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। सफेद रोशनी की एक चमक के बाद मैं खुद को एक इमारत के सामने खड़ी पाती हूँ। तभी मेरे कानों में एक डरावनी मशीन जैसी आवाज गूंजती है। मेरी नजर इतनी कमजोर है कि 3 मीटर के अंदर भी मैं लोगों और चीजों में फर्क नहीं कर पाती। मुझे न इमारत साफ दिख रही थी, न किसी का चेहरा, सिर्फ धुंधली परछाइयां। मैं घबराकर बोली, मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? मुझे बाहर निकालो। तभी एक शांत स्वभाव का आदमी और एक औरत आगे आए। उन्होंने अपना परिचय अनुभवी खिलाड़ियों रूबी और चेज के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि यह एक अनंत डंजन गेम है। यहाँ आने वाला हर इंसान पहले ही मर चुका होता है। अगर कोई हर डंजन पार करके कुल 90,099 पॉइंट्स जमा कर ले तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। मैंने पूछा, एक डंजन क्लियर करने पर कितने पॉइंट्स मिलते हैं? उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि डंजन खत्म करते समय तुम्हारा डर कितना था। अगर डर का स्तर 99% हुआ तो सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर 100% हो गया तो वहीं मर जाओगे। डर का स्तर यानी तुम कितने डरे हुए हो। अनुभवी खिलाड़ी इसे हमेशा 60% से नीचे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता है। मैंने फिर पूछा, अगर कोई बिल्कुल बिना डरे यानी 0% डर के साथ डंजन क्लियर करे तो क्या उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे? जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे पता भी नहीं था कि कहीं ऐसी जगह जिसे मैं देख नहीं सकती। मेरी हर हरकत लाइव स्ट्रीम हो रही थी। चैट में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। नई खिलाड़ी है और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। रूबी ने बताया कि हैप्पी होम सबसे खतरनाक डंजन है। आज तक कोई भी इसे पहली कोशिश में पार नहीं कर पाया। हालांकि जो खिलाड़ी यहाँ मरे वे अपने पीछे थोड़ी बहुत जानकारी छोड़ गए। इस इमारत में 30 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर एक फ्लैट है और हर फ्लैट में एक खिलाड़ी रहेगा। लेकिन ये सिर्फ हॉरर डंजन नहीं बल्कि रोल प्ले हॉरर डंजन भी है। हर फ्लैट में पहले से एक रहस्यमयी सत्ता रहती है जो तुम्हारे परिवार का किरदार निभाएगी। पूरे 7 दिन तुम्हें उनके साथ एक परिवार की तरह रहना होगा। जाहिर है इस दौरान डर का स्तर बार बार बढ़ेगा। तभी चेज ने जल्दी से रूबी की बात काटी और उसे लेकर पहली और दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी समझदार खिलाड़ियों ने भी नीचे की मंजिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैं उतनी तेज नहीं दौड़ सकती थी, इसलिए बस इंतजार करती रही कि सब पहले चुन लें। आखिर में मेरे हिस्से सिर्फ 30वीं मंजिल बची। चूंकि मुझे साफ दिखाई नहीं देता, चैट फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैं 30वीं मंजिल पर पहुंची। चारों तरफ देखा तो लगा कि ये जगह असल दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। बस हवा में खून की गंध थोड़ी ज्यादा थी, दीवारें कुछ ज्यादा लाल थीं, तापमान थोड़ा ठंडा था, रोशनी कुछ धुंधली थी और यह एक बहुत बड़ा खुला फ्लैट था। सबसे खास बात, यहाँ वो परिवार था जिसकी मैंने हमेशा चाहत की थी। असल जिंदगी में मैं सिर्फ कमजोर नजर वाली लड़की ही नहीं थी, बल्कि एक अनाथ और बेहद गरीब भी थी। मैं दरवाजे के पास गई और बिना सोचे समझे जोर जोर से खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो स्वीटी, मैं घर आ गई हूँ, जल्दी खोलो, नहीं तो भूख से मर जाऊंगी। मुझे देखकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने सोचा, अगर ये रोल प्ले है और मुझे इन रहस्यमयी प्राणियों के साथ परिवार बनकर रहना है तो मुझे बिल्कुल स्वाभाविक व्यवहार करना चाहिए। आखिर असल जिंदगी में घर लौटकर कौन कहता है, हेलो कोई है, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। कुछ पल बाद दस्तक रुक गई और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे ऊपर से गुजरा। मैंने संतोष की सांस ली और बोली, वाह ये तो छुट्टियां मनाने की बढ़िया जगह है। गर्मियों में एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नीचे देखा तो लाल रंग की एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। उसकी 2 चोटियां इधर उधर हिल रही थीं। शायद लाल फ्रॉक पहनी कोई छोटी बच्ची थी। अगले ही पल वो डरावनी मुस्कान के साथ मुझ पर झपटी और अपनी बर्फ जैसी ठंडी हथेलियां मेरी गर्दन पर रख दी। लेकिन मैंने बिना घबराए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैंने कहा, अरे कोई बच्चा गीले कपड़े क्यों पहनेगा, इन्हें उतारो, तुम्हें सूखे कपड़े पहनाते हैं। तभी मुझे खून की गंध आई। मैं तुरंत चिंतित होकर बोली, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? फर्स्ट एड किट कहाँ है, जल्दी बताओ। चैट ये सब देखकर शर्म से कराह रही थी, लेकिन मुझे उसका कुछ भी पता नहीं था। मैं उस छोटी बच्ची को गोद में उठाकर अंदर ले गई। उसकी लाल फ्रॉक उतार कर उसके सुंदर राजकुमारी वाले कमरे में साफ सफेद ड्रेस ढूंढी और उसे पहना दी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां जो अब तक मेरी गर्दन पकड़े हुए थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर से बहुत बेचैन थी। मैंने एक गर्म तौलिया लिया, उसके चेहरे के पास झुककर धीरे धीरे खून साफ किया और तभी पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो तो बेहद प्यारी सी छोटी बच्ची थी। मैं मुस्कुराकर अपने गाल की ओर इशारा करते हुए बोली, परिवार वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन धन्यवाद कहने के लिए मुझे एक किस तो मिलनी चाहिए, है ना? बच्ची थोड़ा झिझकी। उसने अपनी सफेद ड्रेस को पकड़ा, धीरे से मेरे पास आई, मेरे गाल पर हल्का सा किस किया और तुरंत पीछे हटकर मीठी आवाज में बोली, थैंक यू मम्मी। क्या मम्मी? मैं हैरान रह गई। बिना किसी दर्द और बिना बच्चे को जन्म दिए मैं सीधा माँ बन गई थी। ये तो कमाल है। असल जिंदगी में मैंने कई औरतों की डिलीवरी के दौरान मौत की कहानियां सुनी थी। मैं हमेशा से अपना परिवार चाहती थी और मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन बच्चे को जन्म देना मेरी सबसे बड़ी दहशत थी। अभी मैंने उस बच्ची को आराम से सुलाया ही था कि सिस्टम की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी। 30 खिलाड़ियों ने शुरुआत की थी, अब सिर्फ 20 बचे हैं। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी, सिर्फ एक मंजिल चुनने भर से ही 10 खिलाड़ी मर गए। मैंने अपना फोन निकाला। पता चला कि प्लेयर चैट में सब लोग ये जानकारी शेयर कर रहे थे कि कौन कैसे मरा। उन्होंने बताया कि सुनहरे बालों वाला एक लड़का
जबरदस्ती तीसरी मंजिल पर घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर मौजूद रहस्यमयी सत्ता ने उसे एक ही पल में पूरा निगल लिया। कुछ देर तक जोर जोर से चबाने की आवाजें आती रहीं। फिर उसने आधा खाया हुआ मांस लगे हुए कुछ हड्डियां दरवाजे के बाहर थूक दी। दूसरे खिलाड़ियों ने वहां हड्डियों का बड़ा ढेर देखा और अंदाजा लगाया कि वे शायद पहले मर चुके खिलाड़ियों के अवशेष थे। ये नजारा देखने के बाद लगभग हर नए खिलाड़ी का एड्रेनालिन बढ़ गया और अब रूबी और चेस को छोड़कर बाकी सभी का डर का स्तर लगभग 50% तक पहुंच चुका था। लेकिन इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। छोटी बच्ची के सो जाने के बाद मैं उठी और पूरे फ्लैट की सफाई में लग गई। मैंने लाल फर्श को इतनी मेहनत से रगड़ा कि वह लगभग सफेद दिखने लगा। दीवारों पर जमे सूखे लाल धब्बे किसी भी तरह नहीं हट रहे थे, इसलिए मैंने फावड़े से उन्हें जोर लगाकर खुरच डाला। जब तक सफाई खत्म हुई, मेरी कमर दर्द से टूटने लगी थी। मैं छोटी बच्ची के पास सोफे पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने चारों ओर बर्फ जैसी ठंडी आहट महसूस हुई। मेरे सामने एक धुंधली सी काली आकृति खड़ी थी। मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसकी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया। वह धीमी और भारी आवाज में हंसते हुए बोला, दिलचस्प, तुम इतने समय तक सीसी के साथ जिंदा रही, उसे हाथ मत लगाना। यह माँ काफी मनोरंजक है, मैं इसे अभी यहीं रहने दूंगा। सीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ हिलाया और सीसी उड़कर सोफे से सीधे बालकनी के शीशे से जा टकराई। फिर वो ठंडी आवाज में बोला, किसने कहा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकती हो? क्या सच में खुद को मेरी बेटी समझने लगी हो? ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम एक छोटी बच्ची से इस तरह बात करो? कोई भी पिता ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैं उसे थप्पड़ मारने गई, लेकिन मेरा हाथ फिसल गया और सीधे उसकी मजबूत 6 पैक एब्स पर जा टिका। वाह, ये तो कमाल के एब्स हैं। उसे गुस्से से कांपता देखकर और उसके शरीर से निकलती काली ऊर्जा महसूस करके मैंने जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश की। मैंने मुस्कुराकर कहा, सीसी मेरी छोटी जान है और तुम मेरे बड़े जानू हो। हम सब एक खुशहाल परिवार हैं। सच कहूं तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, बस किसी वजह से तुम थोड़े छोटे लगते हो। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। मैं तुम दोनों के लिए रोज खाना बनाऊंगी और वादा करती हूँ कि तुम दोनों लंबे हो जाओगे। चैट पूरी तरह पागल हो चुकी थी। सब चिल्ला रहे थे, कोई इसे रोको, ये सिरकटे बॉस से ऐसी बातें कैसे कर सकती है? अगले ही पल वो मेरे बिल्कुल पास आ गया और बोला, छोटा, मेरी हाइट सच में 6 फीट 1 इंच है। जरा ध्यान से देखो, आजकल तो हर पुरुष, चाहे वह कोई रहस्यमयी सत्ता ही क्यों न हो, अपनी हाइट की परवाह करता है। अब ठीक से देखो। फिर उसने मेरा नाम लिया। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ और खींच लिया और धीरे से कहा, मुझे दिखाई नहीं देता, थोड़ा और पास आओ। उसकी खूबसूरत शक्ल मेरी धुंधली नजर के सामने आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, शुक्र है इस बेवकूफ हॉरर गेम में सिर्फ डर का स्तर मापा जाता है, दिल की धड़कन नहीं, वरना मैं तो अभी मर जाती। वह काफी देर तक चुप रहा। मुझे लगा शायद वह नाराज हो गया है, इसलिए मैंने मासूम बनते हुए कहा, वाह, सच में तुम 6 फीट 1 इंच के हो, मैं 5 फीट 5 इंच की हूँ। हमारी हाइट का फर्क कितना प्यारा है। हम दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। ये सुनते ही सूट पहने उस आदमी का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी खून से भीगी लाल ड्रेस पहने, अपनी हड्डियां फिर से जोड़ चुकी सीसी दौड़ती हुई आई और उसने उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो सीधा छत में जा धंसा और वहीं फंस गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मम्मी, सीसी को भूख लगी है, खाना खाना। उसकी ये बात मैं कैसे टाल सकती थी? मैं फ्रिज से सामान निकालकर अपनी धुंधली नजरों के सहारे खुशी खुशी रसोई में गई और अपनी बेटी और अपने पति के लिए खाना बनाने लगी। मेरी कुकिंग सिर्फ दिखावा नहीं थी। दोनों ने अपने अपने बर्तन पूरी तरह चाट कर साफ कर दिए। जब मैं नहा रही थी तब मुझे पिता और बेटी की कुछ बातें सुनाई दी। वो आदमी कह रहा था, सीसी, शायद हमें इस औरत को यहीं रहने देना चाहिए। इसका बनाया खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। नहाने के बाद मैंने बिना किसी झिझक के मास्टर बेडरूम पर कब्जा कर लिया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, कंबल के नीचे से 2 काली आंखें दिखाई दी। एक छोटा सा चेहरा हॉरर फिल्म की तरह हल्का हल्का चमक रहा था। सीसी बोली, मम्मी, उस बूढ़े सिरकटे राक्षस की बात मत सुनो। आज रात सीसी मम्मी के साथ सोएगी। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल दबाए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे सीने से लगाकर पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सोते ही सिस्टम की आवाज गूंजी। सभी खिलाड़ियों को चेतावनी, रात के समय सभी रहस्यमयी सत्ताएं पागल अवस्था में चली जाती हैं। किसी भी सत्ता के साथ एक ही कमरे में मत सोना। बाहर का सफेद चांद देखते ही देखते खून जैसा लाल हो गया। उसी पल सीसी की सफेद ड्रेस का किनारा गाढ़े लाल खून से भीग गया और चिपचिपा लाल तरल उसकी ड्रेस से टपक कर मेरे शरीर पर गिरने लगा। वो धीमे से हंसी। तभी बिस्तर के नीचे से एक सड़ा गला सफेद हाथ बाहर निकला और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। एक डरावनी आवाज आई, क्या तुम यहाँ धोखे से लाई गई 31वीं मम्मी हो? लेकिन मुझे इन सब का जरा भी एहसास नहीं था। पूरी रात सीसी मेरे पास जागती रही। वो मेरे सोते हुए चेहरे को देखती रही। उसकी ड्रेस कभी लाल हो जाती, कभी सफेद, और वो धीरे धीरे बड़बड़ाती रही, अगर मम्मी दुखी होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं मम्मी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। उधर चैट में भी हड़कंप मचा हुआ था। सब हैरान होकर कह रहे थे, कमाल है, इस नई खिलाड़ी ने तो खून वाली ड्रेस पहनने वाली लड़की का पूरा स्वभाव ही बदल दिया। इसमें सच में कुछ खास बात है। अगले दिन मेरी नींद, सिस्टम की रिपोर्ट से मेरी नींद खुली। 30 खिलाड़ियों में अब सिर्फ 15 बचे थे। मैंने आधी नींद में फोन उठाया तो प्लेयर चैट में हड़कंप मचा हुआ था। पिछली रात 5 और खिलाड़ी मर चुके थे। उनमें से 2 के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। बस उनका डर 100% तक पहुंचा और वे उसी पल गायब हो गए। तभी रूबी का प्राइवेट मैसेज आया, नेल, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो पहले 3 दिनों में अपने परिवार का भरोसा जीत लेना। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ, इसे मेरी तरफ से छोटी सी मदद समझना। तभी दूसरी तरफ से चेस ने गुस्से में कहा, तुम नए खिलाड़ियों को ये सब क्यों बता रही हो? रूबी ने जवाब दिया, हम पुराने दोस्त, इतनी छोटी सोच मत रखो। मुझे दोनों की नोक झोंक काफी दिलचस्प लगी। मैं मुस्कुराते हुए जवाब टाइप करने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, लेकिन किसी पर ज्यादा भरोसा मत। मेरा मैसेज पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक बॉस ने अपना सीना कसकर पकड़ लिया और दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। सीसी घबराकर उसकी तरफ भागी और मैं भी उसे संभालने दौड़ गई। तभी सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी, डंजन की सत्ताओं को खिलाड़ियों को डंजन पार करने की असली शर्तें बताने की अनुमति नहीं है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जिससे पूरा घर कांप उठा। सीसी डर कर मेरी बाहों में आ गई और बोली, मम्मी, दादा दादी गाँव से वापस आ गए हैं, डरना मत। ये सुनकर
सुनकर बॉस भी कुछ पल झिझका, फिर मुझे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, डरो मत। लेकिन मुझे तो वैसे भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। मेरे लिए हर धुंधली चीज सामान्य थी, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि मैं तो नए परिवार वालों से मिलने के लिए उत्साहित। मुझे लगा शायद दो प्यारे से बुजुर्ग आए होंगे। जैसे ही दरवाजा खुला, दो झुकी हुई रहस्यमयी सत्ताएं बड़े बड़े बोरे घसीटते हुए अंदर आईं। उन्होंने बॉस को जमीन पर गिरा देखा तो बूढ़ी औरत गुस्से से मेरी तरफ दौड़ी और चिल्लाई, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन मैं उसके पास जाकर उसका जला हुआ हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, आपकी त्वचा कितनी सूखी हो गई है। मैंने कल रात अपने हाथों से खीरे का फेस मास्क बनाया था, लगा कर देखिए, बहुत फायदा होगा। मेरी बात सुनते ही वह बीच में ही रुक गई और हकलाकर बोली, अच्छा, क्यों नहीं? सच में सुंदर दिखने का लालच शायद कोई भी औरत नहीं छोड़ सकती। मुझे सच में रसोई से खीरे के टुकड़े लाकर उसके चेहरे पर लगाने लगी। ये देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, अरे तुम्हें तो नई बहू को डराना था, तुम यहाँ फेशियल करवा रही हो? मैंने मासूमियत से पूछा, क्या तो पहले भी आपकी कोई बहू थी? इतना सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और उसने गुस्से में भूतिया पंजे बुलाकर बूढ़ी औरत पर हमला कर दिया। मैं ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। फिर उसने कंधे उचकाकर कहा, असल में ये दोनों तो घर में घुसते ही सीसी के हाथों मारे जा चुके थे। बूढ़ी औरत शर्मिंदा होकर उठी, अपने चेहरे से खीरे के टुकड़े हटाए और बोली, बहुत बोलते हो, जाओ खाना बनाओ। बूढ़ा आदमी तुरंत चुप हो गया और अपना बोरा घसीटते हुए रसोई की तरफ चल दिया। उसके पेट से बाहर निकली लंबी आंतें जमीन पर घिसट रही थीं और जहां जहां वह चलता फर्श फिर से खून जैसा लाल हो जाता। सीसी तुरंत दादी के पास आई और बोली, दादी, मुझे सच में लगता है कि दादाजी बहुत खराब खाना बनाते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दादाजी ने अपने पेट में हाथ डालकर अपनी एक लंबी आंत बाहर निकाली और उसी से सीसी को खींचकर रसोई में ले गए। आओ अच्छी पोती, दादाजी की मदद करो। मैं उनकी तरफ देखकर बोली, पिताजी, आपके स्वेटर का धागा निकल गया है, आपने इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं कराया? मैं तुरंत सुई धागा ले आई और उनके स्वेटर के धागे यानी उनकी आंत को सिलने लगी। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए मुझे सच में लगा कि ये कोई मोटा धागा है। सिलाई करते हुए मैंने शिकायत की, ये धागा इतना गीला क्यों है? क्या सब्जी धोते समय सिंक में गिर गया था? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर असमंजस में बोले, हाँ शायद। चारों रहस्यमयी सत्ताएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उसी समय चैट में बैठे दर्शकों को भी आखिरकार समझ आ गया कि मैं बहादुर या निडर नहीं हूँ, बल्कि मुझे सच में ठीक से दिखाई ही नहीं देता। जब मैंने पूरी मेहनत से उनका पेट सिल दिया, तब सब लोग शांति से खाने की मेज पर बैठ गए। किसी ने खाना शुरू नहीं किया, इसलिए मैंने आराम से चिकन के पंजे उठा लिए। तभी चारों रहस्यमयी सत्ताएं मुझे अजीब मुस्कान के साथ घूरने लगी। उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, अच्छी बहू, तुम्हारे पिताजी इन्हें आज नीचे से ताजा लेकर आए हैं, ये तो बस कल रात ही मरे थे। नीचे? ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। नीचे तो सिर्फ मरे हुए खिलाड़ियों की लाशें ही हो सकती थीं। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मेरे हाथ से चॉपस्टिक छूट गई। मैंने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और सबको लगा कि आखिरकार मैं डर गई हूँ। मैंने तुरंत उल्टी आने का नाटक किया और अपना पेट पकड़ लिया। नहीं, मैं अभी मांस नहीं खा सकती, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी बात सुनते ही सीसी खुशी से उछल पड़ी। दादा दादी के चेहरे भी खिल उठे और उन्होंने तुरंत अपने बेटे से कहा, जल्दी बहू को कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। सिरकटा बॉस शर्म से लाल हो गया। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, तुम झूठ बोल रही हो, हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कभी साथ भी नहीं सोए। मैंने मुस्कुराते हुए फिर से उसके 6 पैक एब्स को छुआ और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो आज से साथ सो सकते हैं। मेरी ये बात सुनकर चैट पूरी तरह पागल हो गई। सब लिखने लगे, मेल तो बिल्कुल बेशर्म फ्लर्ट निकली। कमरे में पहुंचते ही वो गंभीर होकर बोला, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस होने लगा है, लेकिन सीसी मेरी बेटी है, चाहे ये सब एक खेल ही क्यों न हो। मैं दूसरा बच्चा तभी चाहूंगा जब सीसी इसकी इजाजत देगी। एक पिता होने के नाते यही मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर मैं उसकी गर्दन पर बने गहरे निशान को देखने लगी और धीरे से पूछा, क्या अभी भी दर्द होता है? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पहले होता था, अब नहीं। मेरी नकली प्रेगनेंसी पर दादा दादी ने पूरी तरह यकीन कर लिया। अगले 2 दिनों तक हर खाना मैंने अपने हाथों से बनाया। मैं सिर्फ बॉस के फ्रिज में रखे सामान का इस्तेमाल करती रही और बूढ़े दंपत्ति के बोरों में रखी किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। नाटक को और असली दिखाने के लिए दूसरी रात से मैं बॉस के साथ ही सोने लगी। आधी रात को मैं सोच रही थी कि उसे और कैसे अपने प्यार में फंसाऊं, तभी सीसी कंबल के अंदर घुस आई। उसने मुंह फुलाकर कहा, मम्मी, अब आप सीसी से प्यार नहीं करती। पापा में ऐसा क्या है? सीसी तो सबसे प्यारी है। इतना कहते ही उसकी सफेद ड्रेस फिर से लाल होने लगी और बॉस की गर्दन का घाव भी फैलने लगा। दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि मैंने तुरंत दोनों को रोकते हुए कहा, बस झगड़ा मत करो, आज मैं तुम दोनों के साथ ही सो जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही दोनों तुरंत शांत हो गए। इस तरह बॉस और सीसी की वजह से मैं पहले 3 दिन बिना किसी खतरे के निकाल गई। सिस्टम के लाइव अपडेट के मुताबिक अब सिर्फ 12 खिलाड़ी ही बचे थे, आधे से भी ज्यादा लोग मर चुके थे। तीसरी रात मैं खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी कि तभी रूबी का फिर मैसेज आया, कल से तुम्हें बाकी मंजिलों के पड़ोसियों से मिलना होगा। सभी 30 मंजिलों की सत्ताओं से मिले बिना आखिरी चरण शुरू नहीं होगा। तुम सबसे मुश्किल 30वीं मंजिल पर हो, इसलिए बाकी खिलाड़ियों की भी मदद करना। रेत छठे दिन बॉस से मिलने की कोशिश में मारा गया था। आज तक किसी को नहीं पता कि 7वें दिन क्या होता है। मैंने शांत होकर जवाब दिया, धन्यवाद, मैं सबकी मदद करूंगी, लेकिन पहले अगले 3 दिनों का काम पूरा करना जरूरी है। इसके बाद मैं लिविंग रूम में गई और सबको बताया कि अब मैं नीचे की मंजिलों पर जाने वाली हूँ। ये सुनकर सीसी बोली, मुझे गुस्सा दिलाओ, मुझे फिर से लाल बनना है। सफेद कपड़ों में मैं किसी को डरा नहीं सकती। बॉस मुस्कुराकर बोला, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारी मम्मी को छू भी नहीं सकता। दादाजी भी हंसते हुए बोले, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी आंतें फिर से बाहर निकालकर सबको डरा दूंगा। लेकिन दादी ने तुरंत याद दिलाया, नियम भूल गए क्या? हम अगले 3 दिनों तक बहू के साथ नीचे नहीं जा सकते। सब लोग कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। तभी अचानक बॉस की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई शानदार उपाय मिल गया हो। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर गर्दन से अलग किया और गर्दन के अंदर हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। अगले ही पल उसने वहां से एक जंग लगी विशाल कसाई की छुरी बाहर निकाली। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देता था, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकती थी कि दादा दादी और सीसी उस हथियार को देखकर डर के मारे 3 कदम पीछे हट गए। बॉस ने बड़े सम्मान के साथ वो छुरी मेरे हाथों में रखी और बोला, इसे अपने पास रखो।
रखो, अब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो खिलाड़ी, आपको SSS रैंक का आइटम क्लीवर ऑफ लव प्राप्त हुआ है। ये घोषणा सिर्फ मुझे सुनाई दी। मैं ये देखकर भावुक हो गई, क्योंकि उसने मुझे वही हथियार दे दिया जिससे कभी उसकी जान गई थी। आमतौर पर कोई भी मृत आत्मा अपनी मौत के हथियार से सबसे ज्यादा नफरत करती है, लेकिन उसने बिना झिझक वही चीज मेरे हवाले कर दी। तभी सीसी भी पीछे नहीं रही। वह दौड़कर अलमारी से अपनी सबसे साफ सफेद ड्रेस निकाल लाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी पहनी हुई ड्रेस और हाथ में पकड़ी ड्रेस दोनों पल भर में खून जैसी लाल हो गईं। उसने वो लाल ड्रेस मेरी तरफ उछाल दी और वो अपने आप मेरे शरीर पर आकर बिल्कुल फिट हो गई। सीसी मुस्कुराकर बोली, मम्मी ये वही ड्रेस है जो मैंने उस दिन पहनी थी, इसे पहनोगी तो ये हमेशा आपकी रक्षा करेगी। सिस्टम फिर बोला, बधाई हो खिलाड़ी, आपको SSS रैंक का आइटम एंजल्स ड्रेस प्राप्त हुआ है। मैं अभी इस प्यार से भावुक ही हुई थी कि दादाजी ने अपना स्वेटर फाड़ डाला और मुझे अपना सबसे कीमती आइटम दे दिया। सिस्टम बोला, बधाई हो खिलाड़ी, आपको S रैंक का आइटम गट्स ऑफ जेनरोसिटी प्राप्त हुआ है। दादी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जली हुई एक बांह तोड़कर मेरी तरफ बढ़ा दी ताकि मैं भी सुरक्षित रह सकूं। तभी सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंजी, बधाई हो खिलाड़ी। मुझे सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बधाई हो खिलाड़ी, आपको S रैंक का आइटम सेकंड स्प्रिंग प्राप्त हुआ है। इसके बाद चारों बॉस मुझे छोड़ने के लिए साथ साथ 30वीं मंजिल की सीढ़ियों तक आए। उनके चेहरों पर मुझे विदा करने की उदासी साफ झलक रही थी। मेरे हाथों में ढेर सारे शक्तिशाली आइटम थे और मैंने सीसी की दी हुई लाल ड्रेस पहन रखी थी। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कौन कहता है कि ये हॉरर गेम के राक्षस हैं? ये तो मेरा सबसे प्यारा परिवार है। उधर चैट में बैठे लोग जल भुन रहे थे। कोई लिख रहा था, अगर हमें भी इतने SSS रैंक के आइटम मिलते तो हमें भी ये सब फरिश्ते ही लगते। कोई मजाक में कह रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे माँ बाप अपनी बेटी को पहली बार घर से विदा कर रहे हों। मैं धीरे धीरे 29वीं मंजिल पर पहुंची और शालीनता से दरवाजा खटखटाया। सिर्फ एक दस्तक पर ही दरवाजा खुल गया। ग्रुप चैट से मुझे पहले ही पता चल चुका था कि इस मंजिल का खिलाड़ी काफी पहले मर चुका है। अंदर जुड़वां भाई बहन खड़े थे। दोनों किशोर उम्र के लग रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथों में पकड़े आइटम और खासकर उस बड़ी जंग लगी कसाई की छुरी को देखा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आप 30वीं मंजिल वाली पड़ोसी है ना? मिलने आई हैं तो हथियार लाने की क्या जरूरत थी? मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये लो 29वीं मंजिल का विजिट टोकन। उन्होंने मुझे एक साधारण सा कार्ड दिया जिस पर हल्का सा काला निशान बना था। मेरी कमजोर नजर की वजह से मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। मैंने धन्यवाद कहा और मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं अंदर आकर एक कप चाय पी सकती हूँ? मैं तुम्हारी माँ और उस इंसान के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सच तो यह था कि जब मैं पहली बार इस हॉरर गेम में आई थी तब मैं बाकी खिलाड़ियों की तरह मंजिलें चुनने नहीं दौड़ी थी। मैं पूरी इमारत के चारों तरफ 5 चक्कर लगाए थे। तभी मुझे कूड़े के एक ढेर में काली ऊर्जा और गंदी कीचड़ जैसी चीजों के नीचे दबा हुआ एक पुराना फटा अखबार मिला था। मेरे लिए कूड़े में चीजें ढूंढना कोई नई बात नहीं थी। मैं बचपन से अनाथ थी और खाने या काम की चीजें ढूंढने के लिए अक्सर कूड़े में तलाश करती थी। शायद इसी वजह से मुझे वो अखबार मिल गया, जबकि बाकी खिलाड़ी सिर्फ मंजिलें पकड़ने में लगे रहे और किसी ने इमारत के बाहर देखने की भी नहीं सोची। उस अखबार में इन्हीं जुड़वां भाई बहन की कहानी लिखी थी। अपने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले उनके पिता उन्हें धोखे से छत पर ले गए थे। उनके पिता ने सिर्फ उनकी माँ की दौलत हथियाने के लिए शादी की थी। जब बच्चों के बड़े होकर सारी संपत्ति पाने का समय आया तो उनकी प्रेमिका ने उन्हें मारने की योजना बनाई और पिता भी उसमें शामिल हो गया। दोनों बच्चों की मौत के 3 साल बाद उनके पिता और उसकी प्रेमिका को मौत की सजा मिली। उनकी माँ ने पूरा कारोबार बंद कर दिया और अपने दोनों बच्चों की तस्वीरें लेकर दुनिया घूमने निकल गई। मेरी कहानी खत्म होते होते चाय भी खत्म हो गई। दोनों जुड़वां भाई बहन की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरे पर दुख, विश्वास और सुकून एक साथ दिखाई दे रहे थे। मैं उठी, उनके कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी और मुस्कुराकर कहा, आज से यहाँ भी अच्छी तरह जीना। जब तक तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, एक दिन अपनी माँ से जरूर मिलोगे। दोनों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और मैं वहाँ से 28वीं मंजिल की तरफ बढ़ गई। वहाँ का खिलाड़ी भी पहले ही मर चुका था। शायद मेरे हाथों में मौजूद आइटम देखकर या शायद मेरी बातों से प्रभावित होकर वहाँ की रहस्यमयी सत्ता ने दरवाजा खुलते ही सम्मान के साथ मुझे विजिट टोकन दे दिया। वो एक युवा लड़की थी जिसने शानदार कॉस्प्ले ड्रेस पहन रखी थी। उसके चेहरे पर गहरा मेकअप था और बाकी सत्ताओं के विपरीत उसका शरीर पूरी तरह सही सलामत था। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले ही उसकी कहानी पता थी। उसने किसी हादसे में नहीं बल्कि सिर्फ 19 साल की उम्र में नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी थी। वजह सिर्फ एक कॉस्प्ले ड्रेस थी। उसने इंटरनेट पर एक सुंदर ड्रेस देखी थी, वहीं खरीदकर खुशी खुशी अपनी तस्वीरें पोस्ट कर दी। लेकिन उसके बाद हजारों लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उसने सही विग नहीं पहनी, किसी ने कहा मेकअप अधूरा है, किसी ने आरोप लगाया कि उसने कॉस्प्ले संस्कृति का अपमान किया है और उसे जीने का कोई हक नहीं है। बात यही नहीं रुकी। लोगों ने उसके दोस्तों और परिवार की जानकारी भी इंटरनेट पर फैला दी। उसके माता पिता को परेशान किया, यहाँ तक कि नकली शोक तस्वीरें और अश्लील एडिट बनाकर उन्हें भेजने लगे। वह लड़की डर गई। उसे तो कॉस्प्ले की दुनिया के नियम भी ठीक से नहीं पता थे। उसने तो सिर्फ एक सुंदर ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उसे जीने का हक नहीं है। आखिरकार उसने वही ड्रेस पहनकर पूरा मेकअप और विग लगाकर नींद की गोलियां खा ली। अब उसके सामने खड़ी उस मासूम लड़की को देखकर मैंने उसके कमरे से मेकअप रिमूवर निकाला और बड़े प्यार से उसके चेहरे से मेकअप की हर परत साफ करते हुए धीरे से कहा, गलती कभी तुम्हारी नहीं थी। तुम्हें उस जहरीली सोच वाले लोगों ने अपने नियमों के पिंजरे में कैद कर दिया था। सच जानती हो, तुम्हारे मरने के बाद भी वे लोग अपनी जिंदगी जीते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी सच में खुश नहीं रह पाया। कुछ अपनी ही सनक में पागल होकर मानसिक अस्पताल पहुंच गए। यहाँ न कोई कम्युनिटी है, न कोई ग्रुपबाजी। यहाँ सिर्फ जिंदगी और मौत का सच है। यहाँ तुम जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो, बिना मेकअप के या पूरा मेकअप करके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वे लोग मरने के बाद कभी यहाँ आ गए तो जितना मन करे उन्हें सजा देना। सच कहूँ, ऐसे लोग मौत के बाद भी दूसरी जिंदगी के लायक नहीं है। मेरी बात सुनते ही लड़की मुस्कुरा दी। उसने अपनी पीठ के पीछे से 2 लंबी चेन वाली चाबुकें निकाली और उसकी आंखों में फिर से खतरनाक चमक लौट
लौट आई। वो बोली, समझ गई, अब मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, और अगर वे लोग कभी यहाँ आए तो जिस चीज की पूजा करते थे उसी हथियार से मरना उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। उसकी आवाज में अब पहले जैसी बेबसी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब वह फिर से 28वीं मंजिल की असली बॉस बन चुकी थी। मैं मुस्कुराई और वहां से आगे बढ़ गई। इसके बाद मैं 27वीं मंजिल पर पहुंची। वहां एक महिला खड़ी थी। उसने ऑफिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, चेहरे पर मेकअप था और उसके ऊपर एप्रन भी बंधा था। उसके साथ एक छोटा लड़का था जिसका शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था। अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, मैं उनकी कहानी पहले ही समझ गई। ये वही बच्चा था जिसकी स्कूल के बाहर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी माँ सीधे अपने काम की यूनिफॉर्म में वहां पहुंची थी, लेकिन किसी ने उसकी तस्वीर इंटरनेट पर डाल दी। लोगों ने उसे बार होस्टेस कहा, उसके मेकअप का मजाक उड़ाया और लिखा कि उसका बेटा मर गया है, फिर भी वह सज धज कर आई है। ऑनलाइन गालियों और दुख का बोझ वह सह नहीं पाई और आखिरकार उसने भी कूद कर अपनी जान दे दी। इस दुनिया में आकर वह फिर अपने बेटे से मिल गई। मैं उसे दिलासा देने ही वाली थी कि तभी छोटा लड़का मासूम आवाज में बोला, आंटी, मैंने मम्मी को पहले ही समझा दिया है। मेरी मम्मी काम की वजह से ऐसे कपड़े पहनती थी। जब तक मम्मी खुश हैं, चाहे वो इसी यूनिफॉर्म में खाना बनाएं, मेरे लिए तो वो हमेशा सुपर हीरो रहेंगी। और आप भी सुपर हीरो हैं, क्योंकि आपकी ताकत लोगों को फिर से मुस्कुराना सिखाना है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी माँ से कहा, तुम कभी गलत नहीं थी। गलत वे लोग थे जिन्होंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें दोषी बना दिया। ये सुनकर माँ ने अपने बेटे का हाथ और कसकर पकड़ लिया और दोनों के चेहरों पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। कहीं दूर लाइव चैट में बैठे लोग भी रो रहे थे। सब कह रहे थे कि नेल सच में बहुत समझदार है, वह किसी देवी से कम नहीं। इसके बाद मैं एक एक मंजिल नीचे जाती रही। कहीं मुझे अपना असली परिवार ढूंढते ढूंढते मर जाने वाला लड़का मिला, तो कहीं स्कूल की बदमाशी का शिकार होकर जान देने वाला किशोर। हर मंजिल पर किसी न किसी की दर्द भरी कहानी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं हर आत्मा के साथ कुछ देर बैठती, उनकी पूरी बात सुनती और जितना हो सकता उन्हें दिलासा देती। धीरे धीरे हर बॉस का मेरे प्रति रवैया बदलने लगा। जो पहले डरावने लगते थे, वही अब मुझे मुस्कुराकर अंदर बुलाते और बिना किसी लड़ाई के अपना विजिट टोकन मेरे हाथ में रख देते। अगले 2 दिनों तक मैं रोज सुबह से शाम तक तय समय पर सभी मंजिलों पर जाती रही। हर शाम जब मैं 30वीं मंजिल लौटती, सीसी बिल्ली के बच्चे की तरह दौड़कर मुझसे लिपट जाती और कहती, मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी यह बात हर बार मेरा दिल पिघला देती। उधर बॉस पहले से खाना बनाकर मेरा इंतजार करता रहता। वह मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहता, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बाप बेटी दोनों मेरा ध्यान पाने की होड़ में लगे रहते और मैं बस मुस्कुराकर उनका प्यार महसूस करती रहती। यह सब देखकर चैट वाले जल भुन जाते और कहते, इतनी किस्मत हमें भी मिल जाती। इसी तरह हंसी मजाक और प्यार भरे झगड़ों के बीच छठा दिन आ गया और मैं 10वीं मंजिल तक पहुंच गई। तब तक मेरे पास विजिट टोकनों का बड़ा ढेर जमा हो चुका था। सच कहूं तो 20वीं मंजिल के नीचे के ज्यादातर बॉस उतने डरावने नहीं थे। रास्ते में कुछ बचे हुए खिलाड़ी भी मिले, लेकिन कोई भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे वे भी मेरे पीछे पीछे बाकी मंजिलों पर जाने लगे। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि डर से नहीं, भरोसे से ये डंजन पार होगा। जब हम 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक लंबा सा जीव खड़ा था, जिसका शरीर इंसान का और सिर कुत्ते का था। उसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ खिलाड़ियों की सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उसने मुझे चुपचाप विजिट टोकन दे दिया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि वो झुककर बोला, इंसानी लड़की, ये मत समझना कि 30वीं मंजिल वाले चारों तुम्हारी रक्षा करते हैं, इसलिए मैं भी तुमसे डरता हूँ। इस मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज तक 10वीं मंजिल पर रहने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसी इंसान को विजिट टोकन दूंगा जिसे मैं योग्य समझूंगा। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में पकड़ी कसाई की छुरी को शांत करते हुए धीरे से फुसफुसाई, शांत रहो, अच्छे लोग कुत्तों से लड़ाई नहीं करते। तब जाकर वो छुरी शांत हुई। शायद इस जीव की इंसानों से नफरत उसकी मौत से भी पहले की थी, क्योंकि असली दुनिया में भी कुछ इंसान जानवरों पर बेरहमी से अत्याचार करते हैं। शायद इसी वजह से इस दुनिया में इंसान के शरीर और कुत्ते के सिर वाला यह जीव इंसानों का शिकार करता था। एक पल के लिए मुझे लगा उसकी नफरत भी कहीं न कहीं जायज थी। आखिर इंसान जानवरों को सताना कब बंद करेंगे? ये नफरत और हिंसा का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? तभी नीचे की मंजिल से अचानक किसी की दर्द भरी चीख गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि इस बार किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि इंसानों ने ही अपने ही लोगों पर हमला कर दिया था। मैं तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि असली खतरा शायद अब राक्षस नहीं, बल्कि इंसान ही थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उसी समय नीचे से आती चीखें अचानक बंद हो गईं और सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। 30 खिलाड़ियों में अब सिर्फ 5 खिलाड़ी बचे हैं। मैंने अपने पास खड़े दोनों खिलाड़ियों की तरफ देखा। उनमें से एक वही कॉलेज वाली लड़की थी जिसे मैंने पहली बार इमारत के बाहर रोते हुए देखा था। उसका नाम सूजी था और दूसरा रे था। हम तीनों यहाँ थे, यानी पहली से 9वीं मंजिल के बीच अब सिर्फ 2 खिलाड़ी ही जिंदा बचे थे। मेरे मन में तुरंत एक बुरा एहसास पैदा हुआ। मैंने फोन निकाला, लेकिन प्लेयर चैट पूरी तरह शांत थी। कोई कुछ नहीं लिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी सभी हमेशा के लिए गायब हो चुके हों। मैंने सबसे आगे चलना शुरू किया। सूजी मेरे पीछे और रे सबसे पीछे हो गया। हम तीनों सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही हम 10वीं मंजिल पर पहुंचे, अचानक हमारे चारों तरफ एक पारदर्शी बैरियर खड़ा हो गया। उसी समय दीवार के पीछे से एक आदमी और एक औरत बाहर आए। दोनों के हाथों में चमकदार बंदूकें थीं और उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। वे और कोई नहीं, बल्कि रूबी और चेज थे। रूबी हंसते हुए बोली, अपने सारे विजिट टोकन हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो नीचे वाले खिलाड़ियों का हुआ। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। शुरू से ही रूबी और चेज अच्छा पुलिस वाला और बुरा पुलिस वाला बनकर सबका भरोसा जीत रहे थे। जब रूबी ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा था, उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपा ली थी। रेथ की मौत बेकार नहीं गई थी। उसकी मौत से उन्हें इस खेल का असली नियम पता चल गया था। चौथे दिन तक जितना हो सके जिंदा रहो, दूसरे खिलाड़ियों को मेहनत करके विजिट टोकन इकट्ठा करने दो, फिर सही समय पर उन्हें मारकर उनके सारे टोकन अपने नाम कर लो। इस खेल में हर बॉस से दोस्ती करना जरूरी नहीं था। अगर खिलाड़ी ए खिलाड़ी बी को मार देता, तो बी के पास मौजूद सारे विजिट टोकन और उसके फ्लोर का टोकन अपने आप ए को मिल जाता। यानी वे शुरू से खिलाड़ियों को मोटा होने दे रहे थे, बिल्कुल खेत में पाले जाने
खाने वाले सुअर की तरह। आखिर में उन्हें काट कर सारी मेहनत मुफ्त में ले लेते। हम सब उनके लिए सिर्फ शिकार थे और मैं सबसे बड़ा शिकार बन गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान चुन लिया था। मैंने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट की जिप खोली। उसके नीचे सीसी की लाल ड्रेस चमक रही थी। फिर मैंने उसके अंदर से बॉस की विशाल कसाई वाली छुरी, चेन वाली चाबुक, दादाजी का आइटम और दादी का सूखा हुआ हाथ बाहर निकाला। उन चारों एस रैंक और ट्रिपल एस रैंक आइटमों की भयानक ऊर्जा पूरे गलियारे में फैल गई। मैं हल्की सी मुस्कुराकर बोली, तो बताओ तुम मुझे मारने वाले कैसे थे? मैंने बस आराम से छुरी को एक बार हवा में घुमा दिया। अगले ही पल सिस्टम बोला, बैरियर आइटम क्षतिग्रस्त, बैरियर नष्ट। एक ही वार में पूरा बैरियर टूटकर बिखर गया। रूबी और चेस के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके चेहरे धीरे धीरे फटने लगे और दोनों घुटनों के बल गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, नेल, हमसे गलती हो गई। हम बस दोबारा जिंदा होना चाहते थे। प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पिघली। मैंने सिर्फ इतना पूछा, नीचे जिन खिलाड़ियों को तुमने मारा, क्या उन्होंने भी ऐसे ही तुमसे रहम की भीख नहीं मांगी थी? क्या तुमने उन्हें छोड़ा था? दोनों चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ की छुरी ने उन्हें छुआ तक नहीं। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में मौजूद उन 4 शक्तिशाली आइटमों को देखा, उनका डर सीधे 100% तक पहुंच गया। अगले ही पल उनके शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गए और उनकी आत्माएं भी पूरी तरह बिखर गईं। जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं बची। मैंने गुस्से से कांप रही छुरी को अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी कंपन भी धीरे धीरे रुक गई। इसके बाद मैंने रूबी और चेस से मिले सारे विजिट टोकन सूजी और रे को दे दिए। मैंने उनसे कहा, 20वीं से 30वीं मंजिल तक जाओ। अगर कोई बॉस तुम्हें रोके तो बस इतना कहना कि तुम 30वीं मंजिल वाली नेल के दोस्त हो। मैंने ही तुम्हें भेजा है। मुझे पूरा भरोसा था कि जिन सत्ताओं से मैंने दिल से बात की थी वे मेरी इज्जत जरूर करेंगे।